तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस सुबाला। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। एंड जो बच्चे मुझे पहली पहली बार देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैम थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। तो बिल्कुल, बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। आई हैव क्लियर्ड माई सीएस कोर्स एट द एज ऑफ 21 ओनली, एंड इन सीएस एग्जीक्यूटिव आई हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 21। सीएस एग्जीक्यूटिव में तीनों ही लेवल्स, सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, I have cleared in the very first attempt, and by passion I am an educator. I love to connect with you all. और यहाँ पर मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाने वाली हूँ। I hope it is enough. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए फ्री बैच कंपनी लॉ सब्जेक्ट में, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आर कंपनी लॉ ऑफ आर पार्ट बी, जो कि है आपका बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिलीव में बच्चा लोग, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी अराउंड 8 मार्क्स का रहता है। अच्छा, अगर आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो सो आई कैन अश्योर यू कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ मुझे आप लोगों से दो चीज़ें चाहिए, वो मुझे चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। अच्छा, स्टार्ट होने से पहले व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, यू हैव टू रिपीट विथ मी। अगर मैं वहाँ पर यहाँ पर बोल रही हूँ कि बच्चा लोग बोलो मेरे साथ साथ, तो सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ पर कोई कथा नहीं चल रही। यू हैव टू रिपीट कि हाँ, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आपको रिपीट करना है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि आपको सेक्शंस याद करने हैं तो यहाँ पर जो जो भी पढ़ाया जा रहा है एक सेक्शन की लिस्ट बना दो और सेक्शंस को नोट करते जाओ। मैम हमने तो ऑलरेडी सेक्शंस बना रखे हैं ना, वो पेजेस को, वो कॉपी को साथ में लेकर आओ और नोट करते जाओ कि कौन कौन से सेक्शन को रिकॉल करने में आपको इशू आ रहा है, राइट। अच्छा, ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। मैं यहीं पर ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी। जो प्रॉब्लम आ रही है जिस भी कंसेप्ट में, वो क्लियर हो जाएगा। It is my guarantee, but only and only what I want is your dedication and your concentration. आपका दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो इधर ही पूरा आपको मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहना है, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो स्टार्टिंग विद आर टॉपिक्स की क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है, कुछ सेक्शंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कमिटीज़ वी आर गोइंग टू सी, ऑडिट कमिटी स्पेशली, कुछ और सेक्शंस देखेंगे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। जो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं। सो ब्रॉडली हमने कंपनी को 3 टाइप से स्पेसिफाई किया है, ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो मिनिमम डायरेक्टर कम से कम कितना होना चाहिए, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 3। अच्छा, मैक्सिमम तीनों ही कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स रह सकते हैं। अच्छा मैम, अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स करने हो तो आप बिल्कुल रख सकते हो। सो अगर आप किसी भी कंपनी में मोर देन 15 डायरेक्टर्स करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, बट आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट। तो ओपीसी में भी 1 पर्सन कंपनी में भी ध्यान रखना, मेंबर 1 होना चाहिए लेकिन डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। सो यू कैन लर्न इट कि हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हो, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 2 3, और मैक्सिमम सब में कितने हैं, 15 डायरेक्टर्स है। 15 से ज़्यादा है, यू हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मोर देन 15 डायरेक्टर्स है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। अच्छा, एक और नोट आपके दिमाग में आ सकता है, क्या मैम ये नोट सफिशिएंट है क्या, इस चैप्टर के लिए ये नोट सफिशिएंट है? येस, दीज नोट्स आर सफिशिएंट। अगर आपने ये पढ़ लिया है, देयर इज़ नो नीड कि आप कुछ और रेफर करो, ये नोट्स एकदम सफिशिएंट है। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको पीपीटी फॉर्म में मिलेंगे। आपको यहाँ पे ना पैराग्राफ्स नहीं मिलने वाले, बड़े बड़े चार्ट्स फॉर्म में मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को रिकॉल करना, चीज़ों को समझना और याद करना, राइट। अच्छा, दूसरा हम बात करें अगर सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में, तो इन दोनों कंपनी में एग्जेम्पशन है। ये कंपनी में मोर देन 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नहीं है। सो यहाँ पर एग्जेम्पशन क्या, आप बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हो, राइट।
अच्छा, जो टॉप की 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए बोला है कि आपके कंपनी में मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होना चाहिए। अभी जनरली हम क्या देख कर आए हैं, मैम पब्लिक है तो 3 मिनिमम, प्राइवेट है तो 2 और ओपीसी है तो 1। लेकिन अगर आपकी कंपनी टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में आ रही है तो वहाँ पर कम से कम आपकी कंपनी में 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं प्रोड्यूसर कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया है प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 5 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी टाइम आपके जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स है वो बिलो मिनिमम हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, जो भी डिसीजंस लिए हैं वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। जो बिलो डायरेक्टर्स है, जो मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया से कम डायरेक्टर्स है एंड दे आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसीजंस, तो जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए इन डिसीजंस को हम वैलिड नहीं मानेंगे, दोज डिसीजंस विल बी इनवैलिड। सो हियर वी हैव सीन कि एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने तरह तरह के हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें कौन आएगा आखिर। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक लिस्टेड एंटिटी की। यस, यहाँ पर बात होगी आपकी लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड एंटिटी के बारे में, जो बात करता है हमारा रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनके ऊपर रेगुलेशन 17 यहाँ पर लगेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है मैं आपको चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगी, डोंट वरी। सी बेसिकली इधर बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। तो आपके दिमाग में आएगा दीदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन। तो एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसे डायरेक्टर्स जो उनका पूरा का पूरा टाइम कंपनी में देते हैं, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आप पार्ट टाइम डायरेक्टर्स की तरह समझ सकते हैं, वो अपना पूरा का पूरा टाइम वहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करते, राइट। तो अभी बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कुछ होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा, पहले हम ये स्लाइड देख लेते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, और बोला गया कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए। भाई महिला डायरेक्टर की ज़रूरत है, यहाँ पर एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कम से कम 50% कौन होंगे, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे जो भी बाइफर्केशन आपको दिखेगा वो चेयरपर्सन के अकॉर्डिंग दिखेगा। सो पहले हम ये चीज़ देखेंगे आपके चार्ट में। जैसे कि मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोला गया है कम से कम एक कौन होगी, हमारी वुमेन डायरेक्टर होगी यहाँ पर, और एटलीस्ट 50% कौन होंगे यहाँ पर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, अभी बात करते हैं चेयरपर्सन के अकॉर्डिंग कि आपकी कंपनी में अगर जो चेयरपर्सन है, आपकी कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो कैसा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मतलब अपना पूरा का पूरा टाइम वो वहीं पर ही दे रहा है, इसलिए हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कितनी ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल लॉजिक से आपको बताऊंगी। अगर आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो बोला गया हाफ ऑफ दैम शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम 50% कौन होने चाहिए, कम से कम 50% कौन होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल सी कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो कंपनी के लिए सही है ना, क्या वो शेयर होल्डर्स के लिए सही है ना, कोई भी पर्सन अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। सो एटलीस्ट यहाँ पर 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो देखेंगे कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे इट इज़ एज पर द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना, इसलिए कम से कम 50% कौन होंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अच्छा, अगर आपका ये जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन निकलता है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब दीदी वो कभी कभी आएगा, पूरा का पूरा अपना होल एंड सोल टाइम कंपनी में नहीं दे रहा, दिस चेयरपर्सन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पर बोला गया है कि बोर्ड में कम से कम एटलीस्ट 1/3 ऑफ
डायरेक्टर्स शेल बी इंडिपेंडेंट, तो कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो कैन आई से कि 33.33% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और यहाँ पर कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा चेयरपर्सन है वो कैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. अच्छा, इसी का एक और केस देखो, ये जो चेयरपर्सन है मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, पर या तो प्रमोटर है या फिर वो रिलेटेड है प्रमोटर से, या फिर ही इज रिलेटेड टू प्रमोटर. तो उस केस में क्या है भैया, भले ही तुम नॉन एग्जीक्यूटिव हो लेकिन तुम प्रमोटर से रिलेटेड हो या फिर तुम खुद ही प्रमोटर हो, तो यहाँ पर तो रिस्क है रे बाबा, तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत होगी. यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होगा, हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी कौन, शेल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है. ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा. एक बार फिर से देखते हैं. रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआई क्या बोलता है यहाँ पर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का. कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए. सो अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20 पीपल है, 20 डायरेक्टर्स है, तो कम से कम 10 कौन होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, राइट. अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो अपना इतना टाइम नहीं दे रहा, इतना मैनेज नहीं कर रहा है, तो उस केस में 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है पर प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, इन दैट केस यहाँ पे हाफ ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यू कैन सी सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है, बट व्हाट आई हैव डन इज मैंने चार्ट बना के सिंप्लीफाई करवा दिया. चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है पर प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. सी अगर ये बात ध्यान रखना कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. अगर आपकी टॉप की 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, वुमेन डायरेक्टर तो हो ही रही है, लेकिन टॉप 1000 में इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर हमें चाहिए होगी. अगर आपकी लिस्टेड कंपनी में सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स हैं तो यहाँ पर भी हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यही सारी चीज़ें हमने देख ली. चलो ये पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं. अगर इफ कंपनी हैज़ सुपीरियर वोटिंग वाले इक्विटी शेयर्स तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितना होंगे, हाफ हमारे इंडिपेंडेंट. Half of them shall be independent directors. अच्छा, क्या बोला गया, कोई भी लिस्टेड एंटिटी ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं करेगी या उसे डायरेक्टर नहीं बनाएगी एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसकी एज 75 ईयर्स होगी. अभी उसकी 75 ईयर्स की एज हो गई तो अब हम उसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनाएंगे और ना ही उसकी डायरेक्टरशिप को कंटिन्यू करेंगे. लेकिन फिर भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर यू हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन और उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी दैट व्हाई डू यू वांट हिम टू बिकम अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. अच्छा, टॉप की जो 500 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए बोला गया है, आपको ध्यान रखना है आपका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होना चाहिए, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और साथ ही साथ वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए. प्लस बोला है साथ ही साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए आपके एमडी से या फिर आपके सीईओ से. बेटा द थिंग इज़ दैट जितना आप चीज़ों को चार्ट बना लेते हो वो सिंप्लीफाई हो जाती है. तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि शॉर्ट से नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट से चार्ट्स बनाते जाओ, ताकि जब भी यू गेट टाइम फटाफट से आपने उसको रेफ़र किया और आपके दिमाग में ना रिफ्रेश हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे टॉप की 500 लिस्टेड एंटिटीज़ में क्या बोला गया, हमारा जो भी चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव होगा. अच्छा, एक बात मुझे कमेंट में बताना, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अभी अभी हम देख कर आए. सो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ में चेयरपर्सन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा एमडी से और सीईओ से. अच्छा, एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है. ये पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है तो मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है. उसमें भी क्या बोला है, मैक्सिमम आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो 10 हो सकती है, बाकी रेस्ट दूसरी कंपनी हो सकती है. ठीक है,
मतलब वो प्राइवेट हो सकती है और दूसरी कंपनीज हो सकती है, पर मैक्सिमम आप 10 पब्लिक कंपनी में ही डायरेक्टर बन पाओगे। अच्छा, एक पर्सन है अक्षय, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अक्षय अक्षय क्या करना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है। वो ऑलरेडी 9 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हैं और 2 पब्लिक कंपनी में और डायरेक्टर बनना चाहता है। क्या वो बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं मैम, वो 2 पब्लिक कंपनी में नहीं, 1 पब्लिक कंपनी में और बन सकता है, बाकी प्राइवेट कंपनी में बन सकता है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम 20 कंपनी में बन सकते हो और उसमें से भी 10 पब्लिक कंपनी मैक्सिमम होगी। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो यहाँ पर बोला गया एक पर्सन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में कौन बन सकता है, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज़ में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। अगर वो पर्सन ऑलरेडी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, वो पर्सन ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी और लिस्टेड कंपनी में, तो उस केस में बोला जाएगा बस रुक जाओ ज़रा, तुम अब सिर्फ 3 लिस्टेड कंपनीज में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। तो जनरली बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप 7 लिस्टेड कंपनीज में बन सकते हो, बट ऑलरेडी आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, सीईओ हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, सॉरी जस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर होल टाइम डायरेक्टर हो तो उस केस में आप मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में क्या बन सकते हो, 3 लिस्टेड एंटिटीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, राइट। अच्छा, फिर बोला गया ये जो डायरेक्टर है ना, वो मैक्सिमम 10 कमिटीज़ में क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। अभी ये डायरेक्टर तो हमें समझ आ गया, अभी हम आगे देखेंगे कमिटीज़, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो ये डायरेक्टर उस कमेटी के मेंबर बनते हैं, उस कमेटी के चेयरपर्सन बनते हैं। तो ये जो भी डायरेक्टर हैं ये मैक्सिमम 10 कमिटीज़ में आपके मेंबर बन सकते हैं और मैक्सिमम 5 कमिटीज़ में चेयरपर्सन भी बन सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी हम लोग कमिटीज़ काउंट करेंगे उसमें वी विल ओनली कंसिडर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और ऑडिट कमेटी। ये वो चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं जब एग्जाम में ना केस स्टडी पूछा जाएगा इस चीज़ का। सो आई नो आप बच्चे लोगों को लिमिट्स तो पता होगी कि मैम एक डायरेक्टर है ना तो मैक्सिमम 10 कमिटीज़ में वो मेंबर बन सकता है एंड देन 5 कमिटीज़ में वो चेयरपर्सन बन सकता है, राइट। लेकिन ये ध्यान नहीं रहेगा कि हम काउंट किसको करेंगे, तो कमिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ही काउंट होगी, बाकी आपकी एनआरसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विल नॉट बी कंसिडर्ड। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 179 जो बोलता है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आखिर पावर क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर क्या सकते हैं। तो अभी हम ढेरों सारी पावर्स देखेंगे। सबसे पहली पावर बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना शेयर्स का जो कॉल मनी है वो पैसा मंगवा सकते हैं, शेयर होल्डर को बोल सकते हैं कॉल मनी दो, सो टू मेक कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड। सेकेंडली, ये बायबैक जो होता है सिक्योरिटीज़ का बायबैक ऑथराइज कर सकते हैं, अप टू अ लिमिट बायबैक करवा सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, चाहे डिबेंचर्स हो इंडिया में बाहर भी। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कहीं से पैसा बोरो कर सकते हैं, ये पावर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। साथ ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं या किसी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारी एजीएम होती है, उससे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, तो वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोर्ड रिपोर्ट है उसे अप्रूव करने का काम भी किसका होता है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। अभी कंपनी का बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है तो वो डिसीजन भी ले सकते हैं। अमलगमेशन, मर्जर और रिकन्स्ट्रक्शन को अप्रूव करने का डिसीजन, कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हो, किसी और कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हो, वो डिसीजंस भी ले सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है उसको पैसा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसी भी की मैनेजरियल पर्सनल को। एंड लास्टली वो इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। सो दीज आर नथिंग बट सेक्शन 179 स्पेसिफाई करता है कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है एंड दे कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स। सो बेसिकली बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैम हमें समझ आ गया कि हाँ ये पावर्स हैं, लेकिन अगेन सवाल आता है याद कैसे रखेंगे। सो नो वरीज, वैन सीएस मेहंदी इज हियर, मैं पूरा का पूरा याद करवाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पावर्स है। सबसे पहले ये जो 3 पावर्स है ध्यान रखना ये शेयर से रिलेटेड है,
तो अभी देखो सबसे पहला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कॉल मनी मंगवा सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स है उनसे कॉल मनी का पैसा मांग सकते हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, एंड लास्टली उन्हें सिक्योरिटीज़ इशू करना है तो वो सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड हो गए। बाकी के 3 को कैसे याद करोगे आप, बिगल, BIGL, ये मैं याद करती थी ड्यूरिंग माय टाइम जब मैं CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देनी थी। बिगल करके याद करोगे। बी से क्या है, टू बोरो द मनी, आई से टू इन्वेस्ट द फंड, GL से टू ग्रांट द लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ तक हम लोग सॉर्टेड है। 1 2 3 4 5 6 देखो, 1 से क्या, टू मेक द कॉल ऑन द श्योर मनी जो अनपेड है, दूसरा है टू इशू द सिक्योरिटीज एंड टू ऑथोराइज द बायबैक, राइट। अच्छा ये पार्ट खत्म हो गया। 4 5 6 बिगल है, टू बोरो द मनी, इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, ग्रांट लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी, राइट। अच्छा फिर क्या है, अभी समझो कंपनी में ये लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे अप्रूव कर सकते हैं और बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू अप्रूव द बोर्ड रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गई, पता चला कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, ढेरों सारा पैसा है, तो कंपनी क्या करना चाहती है, अब अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है। कंपनी किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट हो सकती है, मर्ज कर सकती है, या रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकती है। बहुत पैसा है कंपनी के पास, अरे इतना पैसा है तो कंपनी ने सोचा क्यों ना किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाए, तो यहाँ पर आप टेक ओवर भी कर सकते हो। ये तीनों एक जैसे हो गए, कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर टेक ओवर कर देना। बहुत पैसे तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पर अभी कंपनी में इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो कोई अच्छे इंसान को भी अपॉइंट करना होगा ना, तो यहाँ पर आपके जैसे होने वाले CS नहीं, अगर आप CS बन जाओगे तो आपको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल की तरह आपको अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कुछ तो गलत है तो वापस से रिमूव भी कर सकते हैं KMP को। अभी यार कंपनी में इतना पैसा है, देखना तो पड़ेगा ना कि गोलमाल, कंपनी में कुछ गोलमाल तो नहीं हो रहा है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को भी यहाँ पर, और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। 13 की 13 पावर्स आपके दिमाग में चली गई होगी, राइट। फटाफट रिकॉल करते, टू मेक द कॉल ऑन द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, ठीक है, टू ऑथोराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, टू इशू द सिक्योरिटीज, खत्म। 4 5 6 बिगल, टू बोरो द मनी, इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। और ये क्या देख रही हूँ मैं, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, तुम लोग रिपीट ही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। ओ हेलो, मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं पास हो गई हूँ, मैं CS बन गई हूँ, यहाँ पर आपको रिपीट करना है, आपको भी एग्ज़ाम देना है जाकर, राइट। तो बोलो बोलो बोलो, घर वाले कुछ नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बच्ची पढ़ रही है, कुछ भी मत सोचो और बोलना स्टार्ट करो, रिपीट करो मेरे साथ, राइट। बिगल वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर वो अप्रूव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड रिपोर्ट को, पता चलो बहुत पैसा है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, अप्रूव करेंगे अमलगमेशन, मर्जर, हमारा रिकंस्ट्रक्शन, बहुत पैसे तो हमने किसी कंपनी को टेक ओवर कर दिया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर देंगे, अभी कोई अच्छा इंसान चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम अपॉइंट कर सकते हैं की मैनेजरियल पर्सनल को, या रिमूव कर सकते हैं, एंड लास्ट में ये देखने के लिए कि कंपनी में कुछ गोलमाल तो नहीं है ना, सो यू कैन अपॉइंट अ इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर। खत्म हुआ ये हमारे पार्ट। अब सेक्शन 180 क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी हमने पावर्स देखी, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। सेक्शन 180 बात करता है रिस्ट्रिक्शन की, कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा रिस्ट्रिक्शन मतलब आप ये कर तो सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना रहेगा। सो आप ये काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ शेयर होल्डर्स के साथ स्पेशल रिजोल्यूशन भी यहाँ पर पास कर दो। सो अगेन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो ज़रा देखेंगे हम लोग। आप चाहो तो कंपनी की कोई भी अंडरटेकिंग को सेल कर सकते हो, लीज कर सकते हो, या डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर जो कंपनी का पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा पैसा, जो कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है मर्जर और अमलगमेशन से। मान लो दो कंपनीज मर्ज हो रही है या अमलगमेट हो रही है, जो भी कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है उस पैसे को आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है, करो ना इन्वेस्ट, लेकिन शेयर होल्डर्स का परमिशन लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। अच्छा अगर उस पैसे को, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है,
अगर उस पैसे को तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, नो एसआर नीडेड। क्या बोला गया, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमलगमेशन, तो फिर एसआर पास करवाओ। अच्छा, नेक्स्ट इज आप पैसा बोरो कर रहे हो, जहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी कितना बोरो कर रखा है, वो एक्सीड करता है उसके पेड अप शेयर कैपिटल से, फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कैसे बताते हैं हम आपको, जस्ट वेट। अच्छा, मनी ऑलरेडी बोरोड, इसमें समझो कि कंपनी ने ऑलरेडी पैसा बोरो कर रखा है, सो मनी ऑलरेडी बोरोड, जो कंपनी ने ऑलरेडी बोरो कर रखा है, प्लस टू बी बोरोड, जो अभी आगे बोरो करने वाली है। अगर वो एक्सीड करता है, किससे ज़्यादा होता है बेटा, एक्सीड करता है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उस केस में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। अच्छा, इस लिमिट में आप टेम्परेरी लोन्स को इंक्लूड नहीं करोगे, जब भी आप ये बोरोइंग देखोगे ना, इट विल एक्सक्लूड टेम्परेरी लोन्स, टेम्परेरी लोन्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, या जिनका रीपेमेंट 6 मंथ्स में हो जाने वाला है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। एंड लास्टली, अगर किसी डायरेक्टर ने कंपनी से कुछ पैसा लिया है, राइट, और उसका जो रीपेमेंट का टाइम आप एक्सटेंड कर रहे हो, तुम आए मेरे पास, कंपनी ने कहा ठीक है डायरेक्टर को पैसा दे देंगे, डायरेक्टर को 2 लाख रुपए दिए, 3 महीने में देने थे, यहाँ पर तुम खुद ही बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करो, ठीक है 3 महीने में नहीं दे पा रहे हो ना, 1 साल में दे देना। इफ़ यू आर रेमिटिंग द टाइम, इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग द टाइम ऑफ अ डायरेक्टर, जिससे डेट आना बाकी था, जिससे ड्यू था, तो उस केस में भी शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए। सो अगर आप टाइम रेमिट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो रीपेमेंट के लिए किसी भी डायरेक्टर को, तो उस केस में भी शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे शेयर होल्डर्स ही हमारी कंपनी के क्या है, ओनर्स है यहाँ पे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 180 क्या बोलता है यहाँ पर, ये कर तो सकते हो पर एसआर पास करो, शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, टू सेल लीज और डिस्पोज द अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्ट करना है आपको कॉम्पनसेशन जो मर्जर और अमलगमेशन से मिल रहा है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। थर्ड बोलता है मनी ऑलरेडी बोरोड प्लस टू बी बोरोड, अगर वो एक्सीड करता है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो उस केस में आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लास्टली, इफ यू आर रेमिटिंग द टाइम, इफ यू आर गिविंग द टाइम टू अ डायरेक्टर फॉर रीपेमेंट, तो भी एसआर पास करना होगा। अच्छा, अभी आपको 3 सेक्शंस पढ़ाने वाली हूँ मैं, तीनों ही एक जैसे आपको सेक्शंस लगेंगे। सेक्शन 181, 182 और 183 देखेंगे। ये तीनों ही कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करना चाहती है चैरिटेबल फंड्स में, क्या वो कर सकती है। लिमिट है, कितना कर सकती है, मैक्सिमम 5% कर सकती है एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल का। सो पिछले 3 साल में लेट्स अज्यूम कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लेट्स अज्यूम 5 लाख का। सो यहाँ पे पिछले 3 साल का एवरेज निकाला जाएगा इस तरीके से, विच इज़ 15 lakhs बाय 3, इसका क्या हो गया 5 लाख आ गया। तो ये जो 5 लाख है इसका मैक्सिमम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 5% कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो 5 लाख का मैक्सिमम 5% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो चैरिटेबल फंड में। इससे ज़्यादा करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन फिर शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए होगा जनरल मीटिंग में। सो येस, अ कंपनी कैन कंट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल फंड, कितना लिमिट याद रखना, मैक्सिमम 5% कर सकती है। एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा पिछले 3 साल का। 5% से ज़्यादा करना है तो शेयर होल्डर की परमिशन ले लो जनरल मीटिंग में। अच्छा, सेक्शन 182 बात करता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि आप किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, अच्छा कोई भी, अभी बताऊंगी कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अच्छा, कोई भी कंपनी मतलब ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जिसको एग्जिस्टेंस में आए हुए कम से कम 3 साल हो गए हो।
कंपनी जिसको एग्जिस्टेंस में आए हुए कम से कम 3 साल हो गए हो, मतलब हमें नई नवेली कंपनी नहीं चाहिए जो अभी अभी आई और हम उससे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर दे, आप कर ही नहीं सकते हो। सो एक कंपनी जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, एंड दूसरी ऐसी कंपनी जिसको एग्जिस्टेंस में 3 साल हो गए हैं, वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मैम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्या कोई लिमिट है? नो नो नो, देर इज़ नो लिमिट। आप कंपनी कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना आपका दिल चाहे, एनी लिमिट आप कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन हमने देखा है ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली तो हमने क्या कर दिया, उनको पे कर दिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? जैसे उनके नाम पे आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, राइट, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बैनर्स बनवा रहे हो, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी फॉर्म में। जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो वो कहाँ डिस्क्लोज करोगे? P&L अकाउंट में। हमने इतना पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टी को, सो एक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पैसा आप दे रहे हो वो कैश में नहीं हो सकता है। वो कैसे आएगा? या तो अकाउंट पे ही चेक से आप पैसा दे सकते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वे से आप पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कैश में पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करोगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 183, जो बोलता है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। एक कंपनी नेशनल डिफेंस फंड में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। सेक्शन 183 के अंदर कितना अमाउंट कर सकते हो? तो कितना भी अमाउंट कर सकते हो। बोर्ड बोलता है कि आप कितना भी अमाउंट कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। नेशनल डिफेंस फंड में या कोई और फंड में जिसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूव किया है। हालांकि जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। सो यहाँ पर हमने 3 लिमिट्स देखी है, 3 सेक्शंस देखे, सेक्शन 181, सेक्शन 182 एंड सेक्शन 183, जहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करी है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, कमिटीज ऑफ द बोर्ड। अभी हम अलग अलग तरह की यहाँ पे कमिटीज देखने वाले, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कमिटी विच इज ऑडिट कमिटी। अच्छा, सेक्शन 177 बात करता है ऑडिट कमिटी के बारे में। कैसे याद करोगे? ऑडिट कमिटी साथ साथ है ना, एक साथ साथ है, तो 177 एक साथ साथ। किसको बनानी है ऑडिट कमिटी? एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। हर एक लिस्टेड कंपनी को बनानी है, जो लिस्टेड कंपनी उसे तो बनानी ही है, बात खत्म हो गई हमारी। हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बनानी, और किसको बनानी है? ऐसी कंपनी को, एवरी कंपनी जिसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जो भी बोरोइंग्स है वो कभी भी एक्सीड करती है 50 करोड़ से, तो उस केस में आपके यहाँ पर होना चाहिए हमारा ऑडिट कमिटी। ये एप्लीकेबिलिटी है हमारी। सो हर एक ऐसे दिमाग में चार्ट्स बनाओ, ठीक है, थोड़ा यूज़ करो उसको, है ना, बहुत सारा है तुम्हारे पास तो उसे यूज़ करो। ये ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 किसको ऊपर एप्लीकेबल है? एक एरो गया इधर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, एक एरो इधर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, राइट, बोलना है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, इन तीनों में से एक भी लिमिट सेटिस्फाई कर रहे हो तो ऑडिट कमेटी यहाँ पर बनेगी। अच्छा, इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे क्या इंक्लूड नहीं होगा है? इनमें ये जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी इंक्लूड नहीं होती है, इधर इन्हें ऑडिट कमेटी नहीं बनाना रहेगा। अभी ध्यान से सुनना, ये जो ऑडिट कमेटी बनानी है ये रिक्वायरमेंट तो लिस्टेड कंपनी के पास भी है और नॉर्मल कंपनी के पास भी है। तो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वहाँ पर कौन सा रेगुलेशन लगेगा? यहाँ पे LODR लगने वाला है, और नॉर्मल कंपनी में हमारा कंपनीज एक्ट लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपकी लिस्टेड कंपनी है उसके लिए क्या बोला है? लिस्टेड कंपनी के लिए बोला है कि कम से कम इस ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड जिसमें से भी आपके मेजॉरिटी 2/3 कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जिसमें से भी 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो। मैम अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड के केस में बोला है यहाँ पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, लेकिन हाँ मेजॉरिटी कौन होने चाहिए? यहाँ पर मेजॉरिटी आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। अच्छा, साथ ही साथ बोला गया अगर आपकी लिस्टेड कमेटी है तो सारे के सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और एक यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होना चाहिए। सो यहाँ पर यू कैन सी
कि सेबी की जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं LODR बोल रही थी, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से भी 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। और सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और एक मेंबर फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा। ये किसके ऊपर है? अगर आपकी लिस्टेड कंपनी, मैम लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये रेगुलेशन बोलती है अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपका जो चेयरपर्सन होगा ऑडिट कमेटी का वो भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, सारी की सारी AGM में प्रेजेंट होगा, और जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी होगा कंपनी का, वो ही ऑडिट कमेटी का भी CS की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं ये जो ऑडिट कमेटी है, क्या उसमें मीटिंग्स होगी, क्या उनमें कुछ कोरम होगा? सो इफ़ आई टॉक अबाउट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो कोई भी प्रोविज़न गिवन नहीं है रिगार्डिंग हमारा मीटिंग एंड रिगार्डिंग अगर कोरम। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी मीटिंग्स होगी, कितनी कोरम होगी। लेकिन अगर मैं लिस्टेड कंपनीज में देखूँ तो यहाँ पर ऑडिट कमेटी के लिए क्या बोला है, जो आपकी बोर्ड मीटिंग में होता है, साल में 4 मीटिंग्स करनी है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में। अच्छा, ये जो कोरम है वो कोरम क्या बोली ऑडिट कमेटी की, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स होने चाहिए यहाँ पे, और 2 मेंबर्स विच एवर इज हायर। लेकिन ध्यान रखना कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। कैसे होने ही चाहिए? इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। यस 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 बच्चा लोग, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गाइज आर एबल टू रिकॉल दीज कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अगर मैं ऑडिट कमेटी की बात करूँ तो साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ विजिल मैकेनिज्म। अभी विजिल मैकेनिज्म क्या चीज़ है? अगर आपकी कंपनी में कोई पर्सन परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा है वेयर टू रिपोर्ट, तो उस केस में यहाँ पर विजिल मैकेनिज्म होता है, जहाँ पर दैट पर्सन कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी। वो वहाँ पर अपने ग्रीवेंसेस बता सकता है। तो ये जो विजिल मैकेनिज्म है, ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ द पर्सन जिनके साथ गलत हो रहा है, और उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास। किसको बनाना है विजिल मैकेनिज्म? सो हर एक लिस्टेड कंपनी को स्टैब्लिश करना है, और ऐसी कंपनीज को जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक से, या फिर जिसने बोरोइंग्स करी है 50 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा। सो इन दोनों ही लोगों को, इन दोनों ही कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म वाला सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। इफ़ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, या ऐसी कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, या फिर आपने बोरो किया है पैसा 50 करोड़ से ज़्यादा, सो दैट यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी डायरेक्टर्स होंगे, वो उनके कंसर्न्स, उनके ग्रीवेंसेस दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, और वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी ये ऑडिट कमेटी का रोल क्या रहेगा? आखिरकार ये ऑडिट कमेटी करेगी क्या? सो इफ़ यू आस्क्ड अबाउट कि मैम लिस्टेड कंपनी है तो क्या है, और नॉर्मल कंपनी है तो क्या है, तो दोनों में ही यू कैन राइट द सेम आंसर। इफ़ यू सी आपका मॉड्यूल कुछ पॉइंट्स अलग है, कुछ पॉइंट्स सेम है। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, जो भी कॉमन पॉइंट्स से आई हैव सेग्रीगेटेड हियर, एंड यहाँ पर आपको इन्हीं को पॉइंट्स को पढ़ना रहेगा। ये सब कंपाइल्ड है ऑलरेडी। सो जो भी पूछा जाता है आप डेफिनेटली आंसर लिख सकते हैं। क्या रोल है ऑडिट कमेटी का? सबसे पहला रोल ऑडिट कमेटी करेगी क्या, तो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसे ओवरसी करेगी, डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेगी। अच्छा, किसको अपॉइंट करोगे एज ए ऑडिटर, किसको रिमूव करना है एज ए ऑडिटर, तो ये किसको रीअपॉइंट करना है। अच्छा, ये जो ऑडिटर है उसको पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देंगे, जो पेमेंट का अप्रूवल होगा वो ऑडिट कमेटी करेगी। अच्छा, वो मैनेजमेंट के साथ रिव्यू कर सकती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड के पास जाएगी ना अप्रूवल के लिए, उससे पहले ये ऑडिट कमेटी उसे अप्रूव करेगी, उसे डिस्कस करेगी यहाँ पर। अच्छा, कोई भी चेंजेस आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, प्रैक्टिसेस में, वो बता सकती है। कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर डिस्क्लोजर हो सकता है। साथ ही साथ ऑडिटर से रिलेटेड वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस चेक करेगी, ऑडिटर का परफॉर्मेंस कैसे है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, अच्छा इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की स्क्रूटनी होगी कि सब कुछ सही तो है ना, जो भी अंडरटेकिंग एसेट्स उसका वैल्यूएशन लगाया जाएगा। एंड लास्टली इवैल्यूएट किया जाएगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। तो ये कुछ रोल है हमारी ऑडिट कमेटी के, तो आप ये आंसर बहुत आराम से लिख सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट कमेटी पे हम जाते हैं, सेक्शन नंबर 178 विच इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अभी कौन सा सेक्शन पढ़कर है? सेक्शन 177। अच्छा बच्चा लोग, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो और अभी तक यही हो, सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप सेक्शंस तो लिख ही रहे हो, ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है। इस लेक्चर के एंड होने के बाद कमेंट में ईच वन ऑफ यू विल कमेंट, जितने भी सेक्शंस आपको रिकॉल कर पा रहे हो आप लिखोगे वहाँ पे, तुम टाइप करोगे तब तुम सोचोगे कि तुमने क्या पढ़ा, एंड यू विल राइट डाउन दिस सेक्शन कि मैम सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी का है, सेक्शन 178 एनआरसी का है, शॉर्ट में लिख दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बीओडी, सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शंस है, 181 182 183 क्या है, ये सारे सेक्शंस जितने भी आपके दिमाग में थे राइट इट डाउन ना, अभी लिखोगे तो याद रहेगा, एग्जाम्स में लिख पाओगे, एंड ऑब्वियसली अगर सेक्शंस याद है तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा ही देगा, राइट। अच्छा, सेक्शन 178 बोलता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये किसको बनाना है जरा पढ़ना, एकदम सेम एप्लीकेबिलिटी हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को और हर पब्लिक कंपनी को जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ऑडिट कमेटी में भी हमने सेम ही देखा था, और आ रहा है मतलब कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपको ये कमेटी बनानी रहेगी। अच्छा, इस कमेटी में कौन बोला गया है, मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट होंगे। सो अगेन सेम चीज़ें, हमारे मिनिमम तो कितने रहेंगे बच्चा लोग, 3, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे, और यहाँ पर इनमें से भी हाफ कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इनका काम क्या है, ये एनआरसी कमेटी के लोग करेंगे क्या, इनकी ड्यूटीज क्या है आखिरकार, तो ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, नाम से देखो ये पर्सन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिरकार डायरेक्टर कौन बन सकता है, हु आर द पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बिकम द डायरेक्टर्स, राइट। इस पर्सन का फिर से रीअपॉइंटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनको पैसा कितना देना है, रेम्यूनरेशन कितना देना है यहाँ पर। सो यही सारा काम होता है आपका एनआरसी का। अगैन आप ये पॉइंट्स बहुत आराम से लिख सकते हो। दे विल आइडेंटिफाई द पर्सन जो डायरेक्टर बन सकते हैं, हु आर क्वालिफाइड टू बिकम द डायरेक्टर। बोर्ड को उनका नाम रिकमेंड करेंगे कि हाँ इसे अपॉइंट कर दो, इसे रिमूव कर दो। वो जो डायरेक्टर है उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जाएगी। एक क्राइटेरिया बनाती है ये कमिटी फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट। साथ ही साथ ये बोर्ड को रिकमेंड करती है एक पॉलिसी किससे रिलेटेड, हमारे कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी केएमपी, उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। अच्छा, ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी तो भी आपको नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, और सारे के सारे कैसे होने चाहिए, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और 50% यानी कि हाफ ऑफ देम 50% आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो कमेटी है एनआरसी कमेटी है, इसका चेयरपर्सन भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, चेयरपर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है उसका चेयरपर्सन चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन वो कभी भी कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बनेगा। वो कमेटी का मेंबर तो बन सकता है लेकिन चेयरपर्सन नहीं बन सकता। आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपकी एक कंपनी है, कंपनी का चेयरपर्सन होता है। सो जो कंपनी का चेयरपर्सन है, वेदर ही इज ए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वो कंपनी का चेयरपर्सन आपकी जो कमेटी है एनआरसी कमेटी, उसका यहाँ पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। वो मेंबर तो बन सकता है पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, राइट। अच्छा, कोरम क्या रहेगा, ये लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया है, राइट। कोरम रहेगा 2 मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज हायर, लेकिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। अच्छा, ऑडिट कमेटी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कमेटी हमारी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये किसे बनानी है, तो अगर आपकी कंपनी में या तो 1000 शेयर होल्डर्स है या फिर डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या कोई और सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो उस केस में आपकी कंपनी को एक एसआरसी यानी कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी है। चाहे स्टेक होल्डर्स इज अ वाइडर टर्म, शेयर होल्डर्स एक छोटा टर्म है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में सारे के सारे लोग आ जाते हैं। हर एक कंपनी में यहाँ पर अगर टॉप आपके 1000 से ज़्यादा लोग हैं, या तो शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, तो उस केस में आपको एसआरसी बनानी रहेगी। इधर कौन होगा, इधर एक पर्सन होगा हु शुड बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और बाकी मेंबर्स ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर बोला गया कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा।
ये जो कंपनी है उसका आपकी एसआरसी जो कमेटी है उसका चेयरपर्सन कैसा होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। और मैम इसका काम क्या होगा, आखिर ये कमेटी करेगी क्या, तो जो भी ग्रीवेंसेस है आपके शेयर होल्डर्स के, आपके स्टेक होल्डर्स है, उस ग्रीवेंसेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा, उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा और मेजर्स लिए जाएंगे सो दैट वो अपनी वोटिंग राइट्स को यहाँ पे इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कमेटी है हमारा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किसको बनानी है, जो टॉप के 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उन्हें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी, बाकी को नहीं बनानी है। सो अगर आपके टॉप के 1000 आपकी लिस्टेड एंटिटी टॉप 1000 में आ रहे हो दैन ओनली हमें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। इस कमेटी में ना जो मेजोरिटी मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले मेंबर्स ही होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले मेंबर्स से वही मेजॉरिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी होते हैं। ये चेयरपर्सन हमेशा कौन होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही कोई पर्सन होना चाहिए। कमेटी में मीटिंग होती है साल में एक बार, ये जो मीटिंग होती है वंस इन अ ईयर होती है। अच्छा, अभी हम ऑडिट कमेटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से, रिलेटेड पार्टी के पर्सपेक्टिव से। ये जो ऑडिट कमेटी है यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी में जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर ऑडिट कमेटी चाहे तो एक ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है। ओमनिबस अप्रूवल का मतलब होता है वन टाइम अप्रूवल दे सकती है कि हाँ एक ही बार में उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा तुम कर लो। सो यस, यहाँ पर ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है। जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं सभी में किसकी अप्रूवल चाहिए, ऑडिट कमेटी की चाहिए, और ऑडिट कमेटी चाहे तो ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है, यानी कि वन टाइम अप्रूवल। अच्छा, ऑडिट कमेटी अप्रूवल देने से पहले क्राइटेरिया स्पेसिफाई करती है यहाँ पर कि कैसे वो ओमनिबस अप्रूवल यहाँ पर देगी। सो बेसिकली ये जो ऑडिट कमेटी है कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेगी ये बताते टाइम कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी बार हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। सो व्हाट इज द रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, एंड साथ ही में क्या ओमनिबस अप्रूवल चाहिए, इज देयर एनी जस्टिफिकेशन फॉर द ओमनिबस अप्रूवल। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करी जाएगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल कि तुम क्या करते हो, तुम कहीं कोचिंग जाते थे अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, स्कूल टाइम में तुम कोचिंग जाते थे तो मम्मा पापा ने सीधा सीधा बोला बेटा इधर उधर नहीं भटकना है, आपको घर से कोचिंग जाना है और कोचिंग से घर आना है, कहीं नहीं जाना। आपने कहा ठीक है, आपके टाइम लेट अस अज्यूम 5 से 6 था, आप जाते हो और आ जाते हो, हर दिन आप 6:10 6:15 तक घर पे पहुंच जाते हो, 6:15 तक आप घर पे पहुंच जाते हो, मम्मा को भी पता है 6:15 तक पहुंच जाते हो। जैसे ही आप 6:15 तक नहीं आए क्या होता है, हम सभी को पता है कॉल्स पे कॉल्स आने लग जाते हैं मैम, ठीक है। तो मान लो एक दिन आपने बोला फ़ोन करके कि मम्मा मैं 10 मिनट लेट आऊँगी बिकॉज है ना मैं जूस पीती हूँ, जूस पी के आऊँगी। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा जूस पी के आ जाना, 10 मिनट लेट आ जाना। अगले दिन फिर से आप पूछते हो मम्मी मैं 10 मिनट लेट आऊँ क्या, मैं जूस पी के आऊँगी। फिर अगले दिन फिर से आप पूछते हो। तो इससे अच्छा आपने सोचा कि आप रोज़ ही मम्मी को बता दो कि मम्मा मैं रोज़ है ना 6:25 तक आऊँगी बिकॉज मैं जूस पी के आऊँगी। मम्मी ने भी एक बार में अप्रूवल दी थी कि ठीक है अच्छा काम कर रही है, जूस पी रही है तो पर बेटा जूस ही पी कर आना और इधर उधर मत जाना। तो यहाँ पर आपको अप्रूवल दे दी है पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए। जब भी तुम कोचिंग जा रही हो तो क्या अभी तुम्हें अप्रूवल मिल गई, तुम बार बार पूछोगी, नॉट नीडेड, अप्रूवल मिल गई है ना। वही यहाँ पर बोला गया जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसके लिए ऑडिट कमेटी वन टाइम अप्रूवल दे देती है, एक बार अप्रूवल दे देगी, उसे हम बोलते हैं ओमनिबस अप्रूवल। लेकिन कुछ क्राइटेरिया पूछेगी, बताइए कि आप किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, जो ट्रांजैक्शन है कौन सा है, कितने ड्यूरेशन का हो रहा है, कितने अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर रहे हो, क्या बेस प्राइस है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पूछी जाएगी। एंड फाइनली आपको ओमनिबस अप्रूवल दिया जाएगा। आपको भी हाँ बोलने से पहले बहुत सी चीज़ें बोली जाएगी, वैसा ही यहाँ पर है। अच्छा, ये जो भी ओमनिबस अप्रूवल है ये कितने साल के लिए वैलिड होगी, सो मैक्सिमम बच्चा लोग 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है। और जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ आपको फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये अप्रूवल सालों साल नहीं चलती, मैक्सिमम 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगी। एंड साथ ही साथ बोला गया कभी भी इस ट्रांजेक्शन का ओमनिबस अप्रूवल नहीं होगा। कौन सा ट्रांजेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कंपनी की अंडरटेकिंग को सेल करने का या डिस्पोज ऑफ करने का जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए यहाँ पर ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल नहीं दे सकती कि वन टाइम अप्रूवल अब आप सेल और डिस्पोज करो, नॉट अलाउड, उसका ओमनिबस अप्रूवल मिल ही नहीं सकता है। राइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी एक टर्म आप बार बार पढ़ रहे होंगे, रिलेटेड पार्टी।
आखिरकार रिलेटेड पार्टी है क्या? अगर मैं सिर्फ रिलेटेड पार्टी की बात करूँ तो वो डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 76 में। ये जो डेफिनेशन है हमें पता है सेक्शन 2 में मिलती है, और 2 क्लॉज 76 बात करता है रिलेटेड पार्टी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, बट आपको पता होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188 में, लेकिन रिलेटेड पार्टी कौन होता है पहले हम वो देखते हैं। वी विल टेक एन एग्जाम्पल कि एक कंपनी है आपकी, ये आपकी एक कंपनी है। ओहो, चलो ये हमारी एक कंपनी है, कंपनी बन गई है फाइनली। ये कंपनी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करती है उसी के डायरेक्टर के साथ, ये डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ, तो वो कैसा होगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ, कंपनी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है इसी के केएमपी के साथ या केएमपी के रिलेटिव के साथ, या फिर ये जो कंपनी है ट्रांजैक्शन कर रही है किसके साथ? एक फर्म के साथ। यस एक फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, लेकिन इस फर्म में जो कंपनी का डायरेक्टर है ना, ये जो फर्म है इसमें ये जो कंपनी का डायरेक्टर है ना, या फिर कंपनी का जो मैनेजर है ना, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। एक फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, लेकिन इस फर्म में कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी का मैनेजर या फिर कंपनी का जो रिलेटिव है वो ही कौन है? इस फर्म के अंदर है ना, पार्टनर बन के बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया? रिलेटेड पार्टी हो गया। या फिर ये कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है किसी और प्राइवेट कंपनी के साथ, और इस प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर है, ठीक है, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, या फिर इनका जो रिलेटिव है वो ही प्राइवेट कंपनी में कौन बैठा है? डायरेक्टर या मेंबर बन के बैठा है, तो वो भी रिलेटेड हो गया। इफ़ आई टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पर बोला गया है अगर आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है, इस कंपनी का जो मैनेजर है, अगर वो पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर है और साथ ही में वो कितना होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे होल्डिंग भी बोली, अगर वो होल्ड कर रहे हैं साथ में मोर देन 2% होल्ड कर रहा है, तो पब्लिक कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। हम देख रहे हैं हम किसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। अच्छा समझो ना, तुम्हारी एक शॉप है, राइट? तुम्हारी शॉप है जहाँ पर तुम बहुत कुछ सेल करते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जनरल स्टोर की शॉप है, ठीक है? अगर तुम्हारी ही शॉप है, तुम्हारे यहाँ पर आते हैं कौन? तुम्हारे मौसी लेने आती कोई भी सामान, तो कहने से कि हो सकता है तुम कम प्राइस में यहाँ पर सेल करो, तो वो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। या तुम्हारे चाचा आते हैं, या बुआ आती है, फूफा आते हैं, या मम्मा आती है, पापा आते हैं, तो वो क्या होगी? रिलेटेड पार्टी होती है। हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, यहाँ पे कंपनी के एस्पेक्ट से समझो कि एक कंपनी का ट्रांजेक्शन करती है अपने ही डायरेक्टर या उसके रिलेटिव के साथ, कि एमपी या उसके रिलेटिव के साथ, तो वो रिलेटेड पार्टी। एक ऐसी फर्म के साथ कर रही है, इस फर्म में जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, जो हमारी कंपनी का मैनेजर है या रिलेटिव है, वही इस फर्म में पार्टनर बन के बैठा है। एक प्राइवेट कंपनी के साथ कर रही है जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी का मैनेजर या उसका रिलेटिव ही प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर बन के बैठा है। या फिर एक पब्लिक कंपनी के साथ कर रही है जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है और साथ ही साथ 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड कर रहा है। अच्छा, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी भी बॉडी कॉरपोरेट के साथ, और वो बॉडी कॉरपोरेट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कैसे काम करते हैं? हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एडवाइस पे, उनके इंस्ट्रक्शंस पे, उनके डायरेक्शंस पे काम करते हैं, तो वो बॉडी कॉरपोरेट भी क्या हो जाएगी? आपकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें वो पर्सन इंक्लूड नहीं होगा जो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में एक CS अपॉइंट हुआ है, CS एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहा है? अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड पॉइंट है हमारा, राइट? अच्छा, और कौन रिलेटेड पार्टी होगा यहाँ पर? अगर आपकी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है, तो वो भी क्या होगी? रिलेटेड पार्टी होगी। ये कंपनी है, इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई सब्सिडरी है होल्डिंग कंपनी की, टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी कोई होल्डिंग है, कोई सब्सिडरी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, आपकी सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी है, राइट? फिर अगर आपकी कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है या फिर जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है,
तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ध्यान रखना है प्राइवेट कंपनीज में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, अभी मेजर बात, अगर कोई डायरेक्टर है, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तुम उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सो ही विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। ये होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ये भी रिलेटेड पार्टी में माना जाएगा। बट येस, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं किया। अगर आप होल्डिंग कंपनी के केएमपी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो भी रिलेटेड पार्टी में माना जाएगा। या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ, डायरेक्टर के केएमपी के साथ, सॉरी रिलेटिव ऑफ केएमपी के साथ, या तो आप एक कंपनी हो, आप होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कंपनी, जॉइंट वेंचर के साथ कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी के कोई डायरेक्टर के साथ या कोई केएमपी के साथ या उनके ही कोई रिलेटिव के साथ कर रहे हो तो भी वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। अच्छा, रिलेटिव क्या होता है उससे पहले हम थोड़ी और चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 188 कभी भी नहीं बोलता कि किसी कंपनी को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं करना। वो बोलता है कर तो सकते हो बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल। आखिरकार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे किसे? तो कोई भी कंपनी अगर ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है रिलेटेड पार्टी के साथ तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मैम एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी कंपनी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर तो रिलेटेड पार्टी, तो इसे क्या बोला जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बोला जाएगा, राइट। अभी बोला गया कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करती है तो उसे आरपीटी बोला जाएगा। शॉर्ट में से हम आरपीटी बोलते हैं सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग। अभी कुछ लिस्ट आपको दी जाएगी कि किसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अगर आप लिमिट तक हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो, जैसे ही लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो शेयर होल्डर का अप्रूवल लो और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। बट बिफोर दैट थोड़ी और बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया हाँ कि अगर हम लिमिट तक है, अप टू द लिमिट है, अगर हम लिमिट के अंदर जा रहे हैं, अभी आपको नहीं पता लिमिट क्या है, ठीक है, अगर हम लिमिट तक जा रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो। जैसे आप लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, साथ ही साथ शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन आखिरकार रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पर अप्रूवल लेना ही क्यों है? तो समझो, लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो चीज़ का, तो बहुत ही क्लियर होगा। लेना ही क्यों है अप्रूवल? ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बोला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर नॉट प्रोहिबिटेड। सेक्शन 188 मना नहीं कर रहा है, सिर्फ वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, इस लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। ऐसा क्यों? सो समझो कि एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जो क्या करती है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझो ज़रा। ये एक कंपनी है हमारी, लेट्स गोलमाल लिमिटेड। गोलमाल लिमिटेड क्या कर रही है? बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर उसे ही सेल कर देती है, राइट। अच्छा, जो उसकी मैन्युफैक्चर करती है ना, वो मैन्युफैक्चर करती है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 80,000 रुपीज़ में और उसे सेल कर देती है यहाँ पर 1 लाख, चलो 1,20,000 में, राइट। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है मैम, होता है, ऐसा हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप मान लो इधर गोलमाल लिमिटेड, अभी तुम्हारी ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तुम्हारी ही कंपनी मोबाइल सेल कर रही है, क्या तुम किसी और ब्रांड का फ़ोन लोगे? नहीं लेंगे, हम तो इसी का लेंगे। तो तुम भी तो रिलेटेड पार्टी कहलाओ, रिलेटेड पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम लो ना, तुम ट्रांजेक्शन करो। लेकिन क्या बोला गया है, अगर रिलेटेड पार्टी को भी आप ये जो फ़ोन बेच रहे हो वो सेम प्राइस पे बेचते हो जो आप नॉर्मल पब्लिक को बेच रहे हो, तो वहाँ पे हमें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन लग कब रहा है? जब आप अपनों से अलग प्राइस ले रहे हो, दूसरों से अलग प्राइस ले रहे हो। सो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कब लगेगा? जब आपकी प्राइस सेम नहीं होगी, ठीक है। इफ प्राइस इज सेम यानी कि आप दूसरों से भी 1,20,000 ले रहे हो और आपकी जो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है,
उससे भी यहाँ पे 1,20,000 ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ प्राइस इज सेम टू रिलेटेड पार्टी तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 188 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन लगेगा ही नहीं। अभी और एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो रिलायंस डिजिटल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि रिलायंस डिजिटल के हमारे शेयर्स भी लिस्टेड है और सब कुछ है, वहाँ पर मान लो मुकेश अंबानी जी बोलते कि एक काम करना, उनकी बेटी को बोलते तुम जाना रिलायंस डिजिटल में और तुम्हें जो समझ आए वो चीज़ तुम लेकर आ जाना, और पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। सो डोंट यू थिंक जो शेयर होल्डर्स है यहाँ पे, जो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनका तो लॉस होगा ना। वो बोलेंगे कि पैसे तो हमारे लगे हुए हैं, तुम तो ऐसे तुम्हारी रिलेटेड पार्टी को सभी चीज़ें फ्री में दे दोगे, कभी तुम किसी को दे रहे हो कभी तुम किसी को दे रहे हो, लेकिन लॉस तो हमारा होगा क्योंकि कंपनी में हमारे पैसे लगे हुए हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो, इसलिए बोला गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को हम रेगुलेट करने वाले हैं, हम उसे रेगुलेट करने वाले हैं, हम रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, कभी भी प्रोहिबिट नहीं करेंगे। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। तो सेक्शन 188 नहीं लगेगा अगर सारे ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं और आर्म लेंथ प्राइस पर हो रहे हैं, आर्म लेंथ बेसिस पर हो रहे हैं, मतलब जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस आप दूसरों से भी लगा रहे हो। सो आर्म लेंथ बेसिस मतलब मार्केट प्राइस ही ले रहे हो आप रिलेटेड पार्टी से भी। अच्छा, अभी हम आते हैं उस टेबल पर, उस लॉजिक पर। तो ये कुछ लिमिट्स आपको मिलेगी सेक्शन 188 के अंदर, क्या ट्रांजेक्शन है क्या लिमिट है। अच्छा, जैसे इस लिमिट को टच कर रहे हो या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। ये लिमिट्स आपको दिख रही है सामने, इस लिमिट को टच कर रहे हो या इससे ज़्यादा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना रहेगा। सबसे पहला है सेल करना चाहते हो, परचेज या सप्लाई करना चाहते हो कोई भी गुड्स और मटेरियल्स, कंपनी ऐसा कुछ करना चाहती है, अगर वो लिमिट 10% ऑफ द टर्नओवर या उससे ज़्यादा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, लगेगा कब, जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ क्या करना चाहती है, कुछ गुड्स को मान लो लेट्स अज्यूम कि सेल करना चाहती है, और जो अमाउंट है सेल करने का वो कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 10% या 10% से ज़्यादा है तो उसकी इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कंपनी का हमारा जो टर्नओवर है 10 करोड़ का है, ठीक है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, और जो कंपनी सेल करना चाहती है वो कितना करना चाहती है, यहाँ पर कुछ को 2 करोड़ का सेल करना चाहती है रिलेटेड पार्टी को। सो कहना ही से ये जो कंपनी का टर्नओवर है उसका 10% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आप कर सकते हो, बट शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो। मैम इतना नहीं होता, लिमिट के अंदर होता तो बोल्ड रेजोल्यूशन वाज सफिशिएंट। अच्छा, अगर कंपनी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को सेल या डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, उसकी लिमिट 10% ऑफ नेटवर्थ या उससे ज़्यादा है तो OR जाएगा। प्रॉपर्टी को लीज करना चाहते हो आप कोई भी सर्विसेज देना चाहते हो या फिर कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हो तो उस केस में अगर वो टर्नओवर के 10% या उससे ज़्यादा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। कोई भी आप एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो यहाँ पे गुड्स को सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए, सो अगेन द लिमिट इज सेम 10% ऑफ टर्नओवर और मोर है तो आपको क्या करना है, OR पास करना है। अगर आप अपने किसी रिलेटेड पार्टी को कंपनी का जो ऑफिस है, कंपनी का जो प्लेस ऑफ प्रॉफिट है वहाँ पर अपॉइंट कर रहे हो और इसको रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हो 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ या और मोर, इससे ज़्यादा दे रहे हो तो उस केस में OR पास करना रहेगा। लास्टली अंडर राइटिंग करने के लिए जो सिक्योरिटीज़ है, जो उसका सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप कितना दे रहे हो पैसा, 1% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या उससे ज़्यादा दे रहे हो तो उस केस में OR पास करना है। ध्यान रखना इस लिमिट के अंदर है तो कोई टेंशन नहीं, बोल्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। जैसे ही लिमिट को टच किया या उससे ज़्यादा है शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखो हर जगह आपका टर्नओवर है 2 पॉइंट से, अगर आप प्रॉपर्टी को सेल या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो सो 10% ऑफ नेटवर्थ, एंड लास्टली अगर आप अंडर राइट करना चाहते हो तो वहाँ पे 1% ऑफ नेटवर्थ है, बाकी हमारा 10% ऑफ टर्नओवर है सब में। ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट्स में जिसको भी अपॉइंट करना चाहते हो कंपनी के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, अगर उसका रेम्यूनरेशन 2.5 लाख रुपए पर मंथ या उससे ज़्यादा है तो उस केस में भी OR पास करना रहेगा।
सो एक बार देख लेते हैं ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या रहेगा। अगर वो पोजीशन किसने होल्ड कर रखी है, ऑलरेडी डायरेक्टर है कंपनी का, उसने होल्ड कर रखी है, तो यहाँ पर उस डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन चेक किया जाएगा। अगर रेम्यूनरेशन ज़्यादा आता है, किससे ज़्यादा आता है, ऑलरेडी जो कंपनी का डायरेक्टर था टू विच ही इज़ एंटाइटल्ड कि हाँ इतना मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आता है क्या, ये चेक करेंगे। और अगर वो ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट किसी ने भी हेल्ड नहीं कर रखा है, डायरेक्टर ने हेल्ड नहीं कर रखा है, डायरेक्टर के अलावा किसी ने हेल्ड कर रखा है, तो उस केस में देखेंगे कि क्या उसे कंपनी से कोई फीस वगैरह और तो नहीं मिल रही है ना, राइट। अच्छा ध्यान रखना, ये यहाँ पर हम रिलेटिव आपने देखा होगा मैम, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आपने देखा था, डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, केएमपी और हिज रिलेटिव, डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव। ये रिलेटिव कौन मैम, ये रिश्तेदार ना, हम परेशान हो चुके हैं। यस यस, अब ये रिश्तेदारों में कौन आएगा एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप रिलेटिव में आया गया, एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर, किसको बोला जाएगा, ये रिलेटिव है। HUF, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे एक दूसरे के रिलेटिव कहलाएंगे। हस्बैंड और वाइफ वो भी रिलेटिव कहलाएंगे एक दूसरे के। अभी इन्हें डीम्ड रिलेटिव माना गया है। सो अगर कोई डायरेक्टर है, उसका फादर है या मदर है, दे विल बी टर्म्ड एज रिलेटिव। अच्छा, फादर और मदर में स्टेप फादर और स्टेप मदर भी इंक्लूड होंगे। अगर किसी का कोई सन है तो स्टेप सन और सन वो भी रिलेटिव में आएगा। ठीक है, अब सन की वाइफ, बेटे की पत्नी, वो भी रिलेटिव में आएगी। डॉटर है तो डॉटर भी रिलेटिव में आएगी, और डॉटर का हस्बैंड भी रिलेटिव में आएगा। ध्यान रखना, स्टेप डॉटर को रिलेटिव में इंक्लूड नहीं किया। ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव में आएंगे, स्टेप ब्रदर भी और स्टेप सिस्टर भी। एक बार पूरा फैमिली ट्री बना देती हूँ, समझ लो चीज़ों को। HUF के मेंबर्स हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अभी समझो क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, फादर मदर, स्टेप मदर, सन, ठीक है, सन की वाइफ और सन में अपने इंक्लूड होगा स्टेप सन, राइट। डॉटर का हस्बैंड आ गया, ब्रदर सिस्टर, स्टेप सिस्टर। सॉर्टेड है हमारा पूरा रिलेटिव वाला चीज़ की, रिलेटिव में कौन कौन आपका आएगा, राइट। चलो, अच्छा, जैसे कि मैंने बताया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर लिमिट तक है तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। जैसे ही लिमिट से ज़्यादा आएगा आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। अच्छा, लिमिट से ज़्यादा आएगा, कौन सी लिमिट, जो अभी पढ़ी 10% ऑफ द टर्नओवर और मोर, ये पूरी जो हमने टेबल में पढ़ी, राइट। अच्छा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है और आर्म लेंथ बेसिस पर हो रहा है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। अच्छा, कुछ एग्जाम्पशन देखोगे आप मेरे संग कि कहाँ कहाँ पर ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम पास कर रहे थे उसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है होल्डिंग कंपनी के बीच में और होली ऑन सब्सिडरी के बीच में, तो अभी इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, होली ऑन सब्सिडरी मतलब सारी की सारी शेयर होल्डिंग किसकी है, होल्डिंग कंपनी के, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर एक कंपनी में होली ऑन सब्सिडरी में ही या फिर होल्डिंग कंपनी में भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, सो दैट इज सफिशिएंट। एक गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर हो रही है दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ जो उसकी रिलेटेड पार्टी है, तो यहाँ पर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ हो रही है तो। अच्छा, अगर आपकी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी, पर ये अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, ये अगर कभी भी किसी और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर हो रही है बट इसने अप्रूवल ले ली मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। ध्यान आया हमें, होल्डिंग कंपनी होली ऑन सब्सिडरी, एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी ट्रांजैक्शन में एंटर करी बट उसने अप्रूवल ले ली है। बोल रहे हो ना मेरे संग संग, बोलते जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला गया जब भी जो भी मैटर होगा यहाँ पे रिलेटेड पार्टी को वोट नहीं करना। कुछ कुछ रेजोल्यूशन में रिलेटेड पार्टी को वोट करना ही नहीं है, पर ऐसा क्यों नहीं करना है ये आपको पता चलेगा। मैं लॉजिक समझाती हूँ और उसके बाद आपको एग्जाम्पशंस रीड करने हैं। समझो, अभी तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, राइट। वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा जो ब्रदर है ना, हम उसी को क्या बना देते हैं, CFO बना देते हैं। सो वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। अभी तुम क्या करोगे, तुम तो अपने भाई के फेवर में ही बोलने वाले हो, अनटिल एंड अनलेस कोई झगड़ा ना हो, राइट। तुम तो फेवर में ही बोलोगे, हाँ हाँ इसको बना दो CFO, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ जाएगी हमें। तो यहाँ पर बोला गया तुम उसके रिलेटेड पार्टी हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं बोलेंगे तुम रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें वोट ही नहीं करना है रेजोल्यूशन में। दैट इज़ वाई बोला गया
जो भी रिलेटेड पार्टी होगी, जो भी मेंबर जो रिलेटेड होगा वो रेजोल्यूशन पे वोट नहीं करेगा। सो मेंबर ऑफ अ कंपनी, अगर तुम रिलेटेड हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किसी भी अरेंजमेंट में, तो उस केस में यू विल नॉट वोट, आपको वोट नहीं करा जाएगा। अभी मान लो कंपनी इज डिसाइडिंग कि हमें ना मटेरियल परचेज करना है, क्या हम उससे परचेज कर लें? अभी जहाँ से परचेज करने वाले हो वो तो तुम्हारे रिलेटिव ही निकले, सो यू आर रिलेटेड पार्टी, इसलिए बोला जाएगा तुम्हें वोट नहीं करना है, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी विल नॉट वोट, अदरवाइज ये डिसीजन बायस्ड माना जाएगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हमारी रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है। एक्सेप्शन बोलता है ऐसी कंपनी जहाँ पर ऑलरेडी 90% या उससे ज़्यादा मेंबर्स ही कौन है यहाँ पर रिलेटेड पार्टी, तो अब तो वोट करना ही पड़ेगा। या फिर प्रमोटर के रिलेटिव्स है तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होता है, फिर आप वोट कर सकते हो। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कब कहाँ कौन से पॉइंट से केस स्टडी आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी में 90% या उससे ज़्यादा लोग रिलेटेड पार्टी हैं या फिर ऑलरेडी रिलेटिव है प्रमोटर के, मैम 85% है तो आप वोट नहीं कर सकते, 89 है तो भी नहीं कर सकते, 90% या उससे ज़्यादा है तो। प्राइवेट कंपनी के केस में बोला गया है, अच्छा ये सभी में देख लो, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एनुअल रिटर्न में, तो आपकी रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है। सेम हमारी गवर्नमेंट कंपनी में भी आ जाता है, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनुअल रिटर्न में। अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है और उसे अप्रूवल ले लेना है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का। लास्टली आईएफएससी पब्लिक कंपनी में भी रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है। अच्छा जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये कहाँ डिस्क्लोज होंगे, आपकी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होंगे, शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा, साथ ही साथ जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि क्यों एंटर हुए हैं इन फॉर्म नंबर AOC2। सो येस गाइस, कंपनी में जितने भी RPTs होते हैं इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 2 रेटिफाई, सेक्शन नंबर 188 का ही सब सेक्शन 3 बोलता है। क्या बोलता है, अभी ऐसे समझो ये वो ट्रांजैक्शन है, हमें पता है हमें इन ट्रांजैक्शन के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए या तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए या शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। आपने अप्रूवल नहीं लिया, मैम अप्रूवल कंपलसरी चाहिए, आपने अप्रूवल नहीं लिया है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन में एंटर कर दिया है, तो यहाँ पर यू हैव टाइम, अभी गलती हो गई है ना, तुम उसे रेक्टिफाई करवा सकते हो फिर से, ठीक है, अभी हो तो गया है, रेक्टिफाई करवा सकते हो। वही बोला गया है अगर कंपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर करती है बिना अप्रूवल के, बिना बोर्ड या फिर शेयर होल्डर के अप्रूवल के, तो उस केस में यू कैन रेक्टिफाई, आप उनसे बाद में अप्रूव करवा सकते हो 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा जब से तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वैसे 3 महीने के अंदर अंदर तुम अप्रूव करवा दो। 3 महीने बीत गए तुमने अप्रूव ही नहीं कराया, अब ये गलती नहीं मानी जाएगी, अब तो तुमने जानबूझ के किया, तुम्हारा इरादा सही नहीं था, हमने तुम्हें 3 महीने दिए यार, सही कर दो, 3 महीने बाद भी आपने अप्रूव नहीं कराया है, तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ट्रीट कर सकते हैं। वॉइडेबल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर बोर्ड का और शेयर होल्डर का नाम आया, क्योंकि लिमिट तक है तो बोर्ड अप्रूव करेगा, लिमिट से ज़्यादा है तो शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। सो हम इसे एक तरह का इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कंपनी ने क्या कर दिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर तो कर लिया, अप्रूवल नहीं ले ली, बाद में अप्रूवल ले लो, रेटिफाई करा दो 3 महीने में, 3 महीने बाद भी नहीं कराया, इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइडेबल। और जो डायरेक्टर ने एंटर किया है, तो जो भी लॉस हुआ है कंपनी को वो डायरेक्टर कॉम्पनसेट करेगा, वो डायरेक्टर क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा कंपनी को। ही शुड नो कि लिमिट से बाहर जा रहे हो और फिर भी आपने अप्रूवल नहीं ली है। अच्छा डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो कंपनी किसी भी डायरेक्टर के अगेंस्ट, किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इस प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन के, कौन से प्रोविजंस के, सेक्शन 188 के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन के, तो यहाँ पर इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है और इन्हें इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अच्छा जो भी डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ है तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय पे पेनल्टी लगती है, यहाँ पे आप पेनल्टी देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर अगर लिस्टेड कंपनी है तो फाइन कितना है, मिनिमम 25,000 या मैक्सिमम 5 लाख और इम्प्रिजनमेंट भी रहता है 1 ईयर तक का। दूसरी कंपनी में मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, हालांकि यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगा। पेनल्टी एक बार देख सकते हो क्योंकि ईजी है हमारी पेनल्टी।
अच्छा, दूसरे पार्ट में जा रहे हैं हम लोग। बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट, पानी पी लेती हूँ मैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 186। तब तक आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से सेक्शंस आपको याद हुए। ओके यस, सो एक पार्ट हो गया हमारा ओवर, और इसी चैप्टर में हम देखने वाले लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज के बारे में। बिलीव मी बच्चा लोग, दीज पीपीटीज आर सफिशिएंट। मैंने बहुत ही प्यारी प्यारे से चार्ट्स बनवाए, बिल्कुल सफिशिएंट है हमारे लिए। सो सेक्शन 186 क्या बोलता है, क्या कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है? कर सकती है, लेकिन कितना लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकती है? तो यहाँ पर पहला सबसेक्शन बोलता है अ कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आपको। कंपनी ए, कौन सी कंपनी? आपकी ऑपरेटिंग कंपनी है। ये आगे इन्वेस्ट कर रही है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में। कहने से कि पहली लेयर तो बन गई है हमारी, ये आगे इन्वेस्ट कर रही है, फर्स्ट लेयर हो गई। प्रोविजन क्या बोलता है? मैक्सिमम 2 लेयर। कंपनी एक्स ने वापस इन्वेस्ट किया है कंपनी X1 में, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये सेकेंड लेयर बन गई है यहाँ पर। कंपनी X1 आगे आगे इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन कौन सी कंपनी में? देखो, ऑपरेटिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। आपके लेयर्स 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन्वेस्टमेंट कंपनी में। ये ऑपरेटिंग कंपनी है, चलेगा, कोई लेयर नहीं बनी। ये कंपनी आगे इन्वेस्ट करना चाहती है X1:1:1 में, जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉट पॉसिबल। 3 लेयर बन जाएगी, और 3 लेयर तो बन ही नहीं सकती। सो ये प्रोविजन इतना सा बोलता है कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पर मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, उससे ज़्यादा लेयर्स नहीं बनने चाहिए। और एग्जाम्पल देखेंगे, एंड ये आपको मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल है। कंपनी है, ऑपरेटिंग कंपनी है, ठीक है। ये क्या कर रही है? कंपनी एक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या पहली लेयर बन गई है। कंपनी एक्स X2 में कर रही, ऑपरेटिंग कंपनी, अभी तक फर्स्ट लेयर ही बनी है हमारी। X2 दूसरी में कर रही है, ये भी ऑपरेटिंग कंपनी है, ठीक है। ये तीसरी कंपनी में कर रही है, ये जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब जाके आपकी सेकंड लेयर बनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी तो अभी आई है, और अब ये X2:2 किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं कर सकती। करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड लेयर बन जाएगी। थर्ड लेयर नॉट पॉसिबल। अच्छा, कंपनी है, ऑपरेटिंग कंपनी है, उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया ऑपरेटिंग कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो लेयर ही क्रिएट नहीं हुई है। कंपनी Y1 में किया, ऑपरेटिंग है। Y1 ने Y2 में किया, ऑपरेटिंग है। Y2 Y3 में कर रही है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कौन सी लेयर बनी है? अभी तक फर्स्ट लेयर बनी। सो येस, पहली लेयर बनी है। Y3 आगे Y4 में भी कर सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि सेकेंड लेयर ही बनेगी, लेकिन उससे आगे पॉसिबल नहीं है। तो पहला प्रोविजन सिर्फ इतना ऐसे बोलते हैं कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से, उससे ज़्यादा में नहीं कर सकती। हालांकि ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है, और वो दूसरी कंपनी कहाँ बनी है? आउटसाइड इंडिया बनी है। सो देयर इज अ कंपनी जो किसी और कंपनी को अक्वायर कर रही है, ठीक है। वो कंपनी कहाँ है? आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, आप उसे अक्वायर कर रहे हो, और उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बन रही है 2 लेयर से ज़्यादा, लेकिन इट इज़ अलाउड ना। उस कंट्री के लॉ के हिसाब से अगर वो अलाउड है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी है जो अक्वायर कर रही है किसी दूसरी कंपनी को जो आउटसाइड इंडिया बनी है, एंड 2 सब्सिडरी 2 लेयर से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो वो चलेगा अगर उस कंट्री के लॉज अलाउ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट बोला गया है कोई भी सब्सिडरी
सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सब्सिडरी कंपनी पे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे अगर इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, लॉ के किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, तो वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होंगे। सो दो एक्सेप्शंस देखिए, जनरली एक कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, लेकिन एक्सेप्शन है अगर आप किसी और कंपनी को अक्वायर कर रहे हो जो आउटसाइड इंडिया बनी है एंड उसकी वजह से मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी बिट अलाउड है, एंड दूसरी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर वो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 2 लेयर से ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी देख रहे हैं, आखिर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? सो इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स या दूसरे सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करना, या फिर मोर देन 50% ऑफ एसेट्स कौन से फॉर्म में है उसका, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो भी एसेट्स से मोर देन 50% उसने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर मोर देन 50% आपकी जो भी इनकम आती है वो उन्हीं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से आ रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी बोला जाएगा। अच्छा, अभी हम किसके बारे में बात करें, लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटीज और सिक्योरिटीज। तो ये पॉइंट बताते हैं कि लिमिट क्या है। एक कंपनी जब भी लोन देना चाहती, इन्वेस्ट करना चाहती, गारंटी देना चाहती है या सिक्योरिटी देना चाहती किसी भी पर्सन को, तो उस केस में सेक्शन 186 अप्लाई होगा। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कंपनी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है, इसको मैं शॉर्ट में क्या बता रही हूँ तुम्हें, LIGS, तो उस केस में क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 186 अप्लाई होगा। तो अपनी सेक्शन के चार्ट में एक सेक्शन और ऐड कर दो, सेक्शन 186, अगर LIGS देना चाहते हो किसी भी पर्सन को। अच्छा, किसी भी पर्सन में कौन इंक्लूड नहीं होगा, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। तो अगर वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है तो वहाँ पे सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, कितना लोन दे सकती हूँ, क्या लिमिट है LIGS की, तो एक बार देख लिया जाए क्या लिमिट है LIGS की। 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें से विच एवर इज हायर उतना आपकी LIGS की लिमिट रहेगी। सो ये लिमिट तक हो तो क्या लगता है किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है आपको। सारे जब भी क्वेश्चन आएगा दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 100 है, फ्री रिजर्व तुम्हारा 20 है एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 है। तो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट 60% निकालोगे यहाँ पे 100 प्लस 20 प्लस 30 का, सो 60% हो जाएगा आपका 150 का, या फिर 100% निकालना पड़ेगा आपको फ्री रिजर्व का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, सो अगैन 100% ऑफ 50 हो जाएगा। इनमें से विच एवर इज हायर आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट रहेगा, और ये लिमिट में आप LIGS कर सकते हो, राइट। अच्छा, अगर कंपनी लोन देना चाहती है, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ठीक है, तो उस केस में आपको कंसेंट लेनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। मैंने बोला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए, लेकिन ट्विस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ट्विस्ट पॉइंट ये है 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। जनरली ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बोला है 100% जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट है उस मीटिंग में सभी की अप्रूवल चाहिए। कंपनी को लोन देना है, ठीक है, 10 डायरेक्टर्स, एक ने मना कर दिया नहीं दे सकते, सो 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगी जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है। सो कहना ही से यूनानिमस अप्रूवल आपको यहाँ पर चाहिए होगी 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अच्छा, कंपनी को ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। तुम खुद सोचो ऐसा कब होगा, अगर कंपनी ने ऑलरेडी किसी बैंक से पैसा ले रखा है और आगे वो किसी और को लोन देना चाहती है तो उसकी तो अप्रूवल चाहिए होगी ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपकी कंपनी ने ऑलरेडी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रखा है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है और लोन चल रहा है, लोन सबसिस्ट है, उसने अभी तक लोन का रीपेमेंट नहीं किया है और कंपनी आगे LIGS करना चाहती है, तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल चाहिए। समझो तुमने क्या किया है, तुमने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज़ लिए, बोरो किए थे कि यार मुझे चाहिए, तुम 10,000 रुपीज़ दे दो, और अब पता चलता है तुम आगे क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमने उसे पैसा तो रीपे नहीं किया, तुम बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जा रहे हो, तुम कैफ़ेज़ में जा रहे हो, तुम यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो,
तो यार तुम्हें पहले उसे रीपे करना चाहिए था ना, उसकी अप्रूवल लो ये सब करने से पहले। इसलिए बोला गया है अगर आपकी कंपनी है, कंपनी ने ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और वो लोन अभी तक चल रहा है, सब्सिस्ट है, तो उस केस में अगर आप बाहर LIGS करना चाहते हो तो उस केस में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, लोन रीपे कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, फिर अप्रूवल नहीं चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि कब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, कब एग्जेम्पशन रहेगी। हम दो देखेंगे कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है क्या कभी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है लोन या इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट करने में। अच्छा, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, यस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है। अरे भैया हमारी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती रहती है तो PFI की अप्रूवल चाहिए। आप आगे LIGS कर रहे हो उससे पहले आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल चाहिए होगी। ये क्या है हमारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी आपको अप्रूवल चाहिए होगी। लिख देते हैं इसे। सो बेसिकली क्या बोला गया है, एग्जाम्पशन दे रहे देखेंगे क्या कभी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है लोन और रीपेमेंट में, यस डिफॉल्ट किया तो PFI की अप्रूवल ले लो। फिर देखेंगे क्या कभी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, नहीं किया है हमारी कंपनी ने डिफॉल्ट, तो उस केस में अमाउंट देखो, ये जो अमाउंट है लिमिट के अंदर है, सेक्शन 186 की लिमिट के अंदर। ज़रा बताएंगे मुझे सेक्शन 186 की लिमिट क्या है? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके अंदर है तो PFI की अप्रूवल नहीं चाहिए। लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में PFI की अप्रूवल चाहिए। सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट था एग्जेम्पशन वाला। अगर आपकी कंपनी ने कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लिमिट के अंदर है, तो यहाँ पे PFI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अगर कंपनी इस लिमिट से ज़्यादा लोन देना चाहती है, जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा LIGS करना चाहती है, तो उस केस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, साथ ही साथ SR भी पास कर दो, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर दो अगर लिमिट से ज़्यादा है। हालांकि एक्सेप्शन है कि कब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना है, अगर LIGS होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी के बीच में हो रहा है, ठीक है, या फिर लोन्स गारंटी और सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी दे रही है अपने जॉइंट वेंचर कंपनी को। सो अगर होल्डिंग कंपनी और जॉइंट वेंचर के बीच में हो रहा है, या फिर होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी के बीच में हो रहा है, इस केस में मना कर दिया है कि SR पास करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है मार्केट इंटरमीडियरी की तरह सेबी एक्ट में, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम कितना लोन कितना एडवांस लेना है कंपनी ले सकती है, वो जो भी लिमिट स्पेसिफाई है सेबी रेगुलेशन में, ठीक है। एंड मैक्सिमम LIGS कंपनी कितना कर सकती है, तो हमारी सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग जो हम देख चुके हैं कि सेक्शन 186 की क्या लिमिट है लोन देने की, इन्वेस्टमेंट की, गारंटी की और सिक्योरिटीज़ की। अच्छा, ये सब कुछ कर रही हो पैसे की बात है तो कहीं ना कहीं हमें डिस्क्लोजर भी करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या डिस्क्लोजर करने वाले हो आप? बहुत सिंपल सी सीधी सी चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आप LIGS करो तो कितना पैसा का LIGS करो, अमाउंट क्या है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा ना यार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आपका, किसके साथ कर रहे हो, क्या कोई सिक्योरिटी दी है तो उसकी डिटेल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहे हो, कौन सी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी की डिटेल्स, टेन्योर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना टेन्योर है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कौन से पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसको अफेक्ट है और लोन का पर्पस क्या है। जस्ट गिव इट अ रीड, 1 सेकंड के लिए रीड करो। यस 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 बच्चा लोग, रीड हुआ है तो ये सारा डिटेल्स, ये सारा डिस्क्लोजर हमें कहाँ देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना रहेगा ताकि मेंबर्स को भी पता चले।
अच्छा, हम लोग लोन देते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते होंगे। सो अगर कोई भी कंपनी लोन देती है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सीधा सीधा बोला गया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनका जो भी टेन्योर है उससे कम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। सो येस, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड। आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हिसाब से जो 1 साल की है, 3 साल की, 5 साल की या 10 साल की है, जो भी क्लोजेस्ट टेन्योर है उससे कम आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो। कम से कम उतना इक्वल तो होना ही चाहिए। हालांकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला प्रोविजन है वो सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस सेक्शन 8 कंपनी में 26% या और पेड अप शेयर कैपिटल सीजी ने होल्ड कर रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलकर होल्ड कर रखे हैं। और लोन क्यों दे रहे हैं आप सेक्शन 8 कंपनी को? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम भी हो सकता है। अदरवाइज बोला है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर डिफ़ॉल्ट चल रहा है कोई भी कंपनी जहाँ पर उसने डिफ़ॉल्ट किया है, लोगों से डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर लिया, लोगों को डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं किया या इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया है, तो इस केस में ये कंपनी कभी भी LIGS नहीं कर सकती है। अगर आपकी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो उस केस में यहाँ पर कंपनी LIGS नहीं कर पाएगी। कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा LIGS का फॉर्म MBP2 में, जिसमें सारी डिटेल्स होगी जो हमारे नॉर्मल रजिस्टर में होती है। ठीक है, रजिस्टर के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। ये रजिस्टर भी परमानेंट प्रिजर्व करके रखना है, मैंडेटरी रजिस्टर है, जिसमें आप डिटेल्स दोगे लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी के बारे में। जो भी हुआ है लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, उसकी एंट्री हो जानी चाहिए 7 डेज के अंदर अंदर, राइट। ये रजिस्टर CS की कस्टडी में रहेगा या फिर जो भी पर्सन डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया है। रजिस्टर को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? CS ऑथेंटिकेट करेगा या जो भी पर्सन ऑथोराइज्ड है। ये रजिस्टर इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ड्यूरिंग द बिजनेस आज ये रजिस्टर आप फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकते हो। ये कहाँ रखा जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सिमिलर पॉइंट्स है जो आपने नॉर्मली भी रजिस्टर्स के लिए देखे होंगे। अच्छा, पूरा का पूरा ये जो सेक्शन 186 है, एक्सेप्ट सेक्शन 186 सब सेक्शन 1, कौन सा था सब सेक्शन 1? वो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इशू एंड अलॉटमेंट हो रहा है सिक्योरिटीज़ का अंडर 62(1)(a, यानी कि राइट इशू। ऐसी कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या लोन और इन्वेस्टमेंट का, ऐसी NBFC या ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे रही है, इस कंपनी पे सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। सब सेक्शन 1 तो होगा कि मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए। बाकी जो हमने देखा कि आपको इतनी लिमिट तक देना है, ऐसा है, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो इन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो तो इनका कहीं ना कहीं मोटिव ही लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी का ही रहेगा, तो इनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हालांकि पूरा का पूरा सेक्शन 186 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? जो गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड तो नहीं है, अनलिस्टेड है, लेकिन उसने अप्रूवल ले ली मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बिफोर मेकिंग और बिफोर प्रोवाइडिंग LIGS, तो उस पर भी सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, पेनल्टी क्या है अगर आपने सेक्शन 186 को कंप्लाई नहीं किया है? अच्छा, लिमिट क्रॉस कर दी पर तुमने रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तो क्या पेनल्टी रहेगी? यहाँ पर कंपनी पे है मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, और डायरेक्टर्स और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना पड़ेगा 2 साल, एंड साथ में पेनल्टी है 25,000, मैक्सिमम 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन नंबर 187 जो बोलता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन ओथ्स नेम। अच्छा, कंपनी अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रही है तो इतना बोला गया कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्ट करो, किसी और के नाम पे इन्वेस्ट मत करो। सो सेक्शन 187 बोलता है कंपनी जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं होना चाहिए। ओके मैम, सॉर्टेड है, समझ आ गया। सो कंपनी को इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे करना है, किसी और के नाम पर नहीं करना। लेकिन यहाँ पर लगा एक हाउ एवर
हाउएवर मतलब एक्सेप्शन, हाउएवर लेकिन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है सब्सिडरी कंपनी में अपने नॉमिनी के नाम पर इन ऑर्डर टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको सुन के बच्चों को समझ नहीं आता और चक्कर आ जाती कि आखिर बोल क्या रखा है, एंड लास्ट में बच्चे ऐसा कैसे है उसे याद कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आज यहाँ पर इस क्लास में सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पॉइंट क्या बोला गया है, जनरली अगर कोई कंपनी है, राइट, ये हमारी कंपनी है, कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी को अपने नाम पे करना है, किसी और के नाम पे नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कहाँ पर, अगर कंपनी की है कोई होली ओन सब्सिडरी, कंपनी की कोई होली ओन सब्सिडरी, कहने से होली ओन सब्सिडरी है मतलब 100% शेयर होल्डिंग किसकी है, इसी कंपनी की है। अच्छा मानो कि ये जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। कौन मुझे बताएगा कि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते, बोलो बोलो, तुम उधर बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। मैम पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बोला आप लोगों ने, अरे एकदम परफेक्ट। तो अभी मेरा क्वेश्चन आता है, एक कंपनी है जिसने पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है दूसरी कंपनी की, वो बनी होली ओन सब्सिडरी। तो अगर पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग ही मेरे पास है तो मैं अकेले मेंबर नहीं होंगे, आप ही अकेले मेंबर होंगे, मैं अकेली मेंबर हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, टू कंप्लाई द क्राइटेरिया, ठीक है, टू कंप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया को कंप्लाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप किसी और के नाम पे यहाँ पे शेयर्स होल्ड कर सकते हो। यानी कि कैन आई से कि यहाँ पर अगर मैं मानूं कि 10,000 शेयर्स है, ठीक है, सो है ना 6, तो इतने शेयर्स तो इस कंपनी के हो जाएंगे, राइट, लेट्स अज्यूम। बाकी किसके हो जाएंगे, एक 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 शेयर हो जाएगा, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का हो जाएगा, राइट। 10,000 शेयर से अगर आपके, तो क्या ये क्लियर हुआ हमें। तो बेसिकली समझो चीज़ों को, क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर आप कंपनी हो, अगर आपने होली ओन सब्सिडरी के सारे शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं, मतलब आप ही अकेले मेंबर हुए ना, और अगर आप अकेले मेंबर हो तो ये तो पब्लिक कंपनी है, इधर तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आप यहाँ पे शेयर्स किसी और के नाम पर होल्ड कर सकते हो, आपके नॉमिनी के नाम पर होल्ड हो सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी विल रीड दिस प्रोविजन। हाउएवर कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी just a minute through its nominee in order to comply with the requirement of minimum number of members। I hope अभी क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल से समझो ना, 100 शेयर्स है तो 94 किसके नाम पर हो जाएंगे, आपके 94 कंपनी के नाम पर हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 किसी और के नाम पर हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा अगर आपकी कंपनी ट्रस्टी है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होना चाहिए, बेनिफिशियरीज के बिहाफ पर होगा, आपकी जो ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज है उनके बिहाफ पे होगा, किसी और के बिहाफ पर नहीं होगा। सो अगर आपकी कंपनी क्या है यहाँ पे ट्रस्टी है, ट्रस्टी इज द पर्सन जो सब कुछ मैनेज करता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो बेनिफिशियरीज के बिहाफ पे होगा जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, और ना कि कंपनी के खुद के बिहाफ पर होगा। अच्छा सेक्शन 187 में ही देखो क्या बोला गया है कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे शेयर्स कोई दूसरा पर्सन होल्ड कर रहा है लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आपकी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, राइट, अगर सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो शेयर्स होल्ड कौन करता है और कंट्रोल किसके पास है, नाम किसका होता है यहाँ पर, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे नाम किसका होता है, डिपॉजिटरी का, या तो CDSL या NSDL का नाम होता है। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर्ड ओनर तो वो हो गए, लेकिन एक्चुअल ओनर कौन हो, कंट्रोल किसका है, शेयर सेल करने या नहीं करने, कंट्रोल तो आपका ही है ना। तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर आप हो यहाँ पर। सो बेसिकली बोला गया कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर ओनर कोई होगा और कंट्रोल किसी और के पास होगा, राइट। तो ओनर का नाम क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिटरी का नाम आता है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, और डिपॉजिटरी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें हमारा नाम आता है। लेकिन यहाँ पे भी ओनर कोई और कंट्रोल किसी और के पास है, वो चलेगा,
अगर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज़ को प्लेज करे है किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो यहाँ पे शेयर्स भले ही कंपनी के नाम पे, लेकिन कंट्रोल किसके पास आ गया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आ गया। सो अगेन अगर आपने शेयर्स प्लेज किए हैं तो यहाँ पे आपका नाम है, आप ओनर हो, बट कंट्रोल किसी और के पास आ गया है। अच्छा, अगर यहाँ पर कंपनी क्या कर देती है, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है बैंक के नाम पे, तो बैंक ना एक एजेंट की तरह काम करता है, जो भी इनकम होती है वो कलेक्ट करेगा उस सिक्योरिटीज से जो भी आ रहे हैं। तो अगैन शेयर्स किसके नाम पर है, यहाँ पर बैंक के नाम पर है, पर कंट्रोल किसके पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। उसी का सिमिलर पॉइंट, अगर कंपनी कभी भी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देती है किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, अपने जो भी पेमेंट ऑब्लिगेशन है, उसको पेमेंट देना है, उसे सिक्योर करवाने के लिए उसने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो शेयर्स भी आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए 6 मंथ्स में, तो वो शेयर्स किसको रिटर्न करने पड़ेंगे, कंपनी को रिटर्न करने पड़ेंगे। पेमेंट हो गया है ना, अभी पेमेंट हो गया, तो जो भी शेयर्स आपको दिए थे, आपको सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे, वो शेयर्स यू हैव टू ट्रांसफ़र इट टू द कंपनी, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट अच्छा, पेनल्टी अगर आपने सेक्शन 187 कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन 187 क्या था, सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, वो कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी 25,000 मैक्सिमम 25 लाख, डायरेक्टर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स का या फिर फाइन रहेगा, राइट। एंड दैट इज इट अबाउट आवर चैप्टर बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई होप आपने बहुत ही दिल लगा के अच्छे से, मन से, ध्यान से, बोलकर, सुनकर, समझकर इस पूरे चैप्टर को मेरे संग यहाँ पर पढ़ा होगा और सेक्शंस की लिस्ट बनाई होगी, अगर बना रखी होगी तो रिवाइज करी होगी। एंड ईच वन ऑफ यू, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज राइट डाउन दिस सेक्शन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, नो डाउट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जस्ट लेट मी नो गाइस कि कैसा लगा। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैं ब्रॉडली बता देती हूँ। स्टार्ट किया था हमने बोर्ड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक गए हम। उसके बाद वी हैव सीन की सेक्शन 179 के अंदर क्या पावर्स है बोर्ड की, सेक्शन 180 में रिस्ट्रिक्शंस क्या है, 181, 182, 183 कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता था। हम गए कमिटीज़ पे, सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी दिखा, सेक्शन 188 नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी दिखा, स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी हमने समझा, उसके बाद हमने देखा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। अगर ऑडिट कमिटी क्या रोल्स है आपके, एनआरसी के क्या रोल्स आएंगे यहाँ पे, विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, किसको विजिल मैकेनिज्म यहाँ पर बनाना रहता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन रिलेटेड पार्टी सेक्शन 2 क्लोज 76, पूरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमने देखा। सेक्शन 188 में लिमिट तक हो तो बोल्ड रेजोल्यूशन, लिमिट से ज़्यादा हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है। हमने पूरा रिलेटेड पार्टी को कवर किया डिटेल में, प्रोसेस बाय प्रोसेस। आफ्टर दैट हम गए यहाँ पे सेक्शन 186 पे जो बात करता था लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज़ के बारे में। सेक्शन 187 इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। एंड येस हियर वी एंडेड होल हमारा पूरा का पूरा we ended our whole chapter here only. I hope अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो समझा होगा, तो आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होने वाली है। आई नो बच्चा लोग, दिस इज़ द लास्ट टाइम, इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। घबराना एंड टेंशन लेना, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है, घबरा रहे हो, इट इज़ गुड, ठीक है, कि हमने पढ़ा है तभी हमें टेंशन हो रही है। बट व्हाट मैटर्स इज, कभी भी आपने इस डर को, इस घबराने को, इस टेंशन को अपनी मेहनत के ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना, ठीक है। आपका जीत गए, यू आर हाफ वे देर। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम पास हो जाओगे, तो हाफ वे तो हमारी कंक्लूड हो गए। और मुझे पता है ये बच्चा जो भी यहाँ पर बैठा है, तुम तुम्हारा 100% एफर्ट्स दे रहे हो और देने लग जाओ अगर नहीं दे रहे हो तो, राइट। रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एंड लेट मी नो कि ये सेशन आपको कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू, किस तरीके से आपको मजा आया। और आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर सेक्शंस कि आपको कितने सेक्शंस याद हुए। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज CS मेहंदी तोषनीवाल साइनिंग ऑफ। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।